विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। हमें इससे बिगाड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस शानदार विचार के साथ आपका स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम उन अदृश्य दुनियाओं की खोज करेंगे जो हमारे नजरों से छिपी हुई हैं। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे हम अंतरिक्ष से जमीन को छुए बिना उसके नीचे छिपे खजाने देख सकते हैं और कैसे हम एक अणु के भीतर छिपे ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज पढ़ सकते हैं। अच्छा। और ये दोनों ही विषय द हिंदू में प्रकाशित लेखों पर आधारित हैं और सिविल सेवा परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब अदृश्य को देखने की कहानी है। चलिए, सबसे पहले रिमोट सेंसिंग से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक खजाने की खोज पर हैं, लेकिन नक्शा नहीं है। तो आप या तो अंदाजे से हर जगह गड्ढे खोज सकते हैं या फिर एक ऐसा ड्रोन उड़ा सकते हैं जो रेत के पार देख सकता हो। रिमोट सेंसिंग कुछ वैसा ही है ना? बस बहुत बड़े पैमाने पर। हाँ, एक तरह से यही है। तो ये रिमोट सेंसिंग आखिर काम कैसे करता है? हमारी आंखें तो बस इंद्रधनुष के रंग देख सकती है, लेकिन असल में चीजें इससे कहीं ज्यादा रंगीन होती हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसमें कई तरह की तरंगे होती हैं, मतलब इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, जिन्हें हम देख नहीं पाते। ओके। और पृथ्वी पर हर चीज, चट्टान, पानी, पेड़, इस ऊर्जा को एक खास तरीके से सोखती है और परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट करती है। और इसी को स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। बिल्कुल, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। ये हर चीज का अपना एक सीक्रेट कलर कोड है, एक अनोखा फिंगरप्रिंट। तो मतलब सैटेलाइट के सेंसर्स इन गुप्त कोड्स को पढ़ सकते हैं, ये बताने के लिए कि जमीन पर क्या है। एग्जैक्टली। सेंसर इसी सिग्नेचर का विश्लेषण करके बता सकता है कि जमीन का कोई टुकड़ा एक स्वस्थ जंगल है या सूखी जमीन है या फिर पानी है। ये कमाल है। तो पौधों और फसलों के बारे में ये कैसे पता लगाता है? मतलब हम एक खेत के स्वास्थ्य का पूरा एक्सरे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसका राज क्लोरोफिल में छिपा है। स्वस्थ पत्तियों में क्लोरोफिल भरपूर होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए लाल प्रकाश को सोखता है और ज्यादा गर्मी से बचने के लिए नियर इंफ्रारेड प्रकाश को जोर से रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, तो स्वस्थ पौधा मतलब ज्यादा नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्शन। सही पकड़ा। वैज्ञानिक नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स यानी NDVI नाम के एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अगर सैटेलाइट ज्यादा नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्शन देखता है तो मतलब फसलें लहला रही हैं। और अगर वो रिफ्लेक्शन कम हो जाए तो ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि भाई ध्यान दो, शायद फसल बीमार है या उसे पानी चाहिए। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ एक खेत तक सीमित नहीं है। जर्नल ऑफ प्लांट इकोलॉजी की एक समीक्षा बताती है कि शोधकर्ता इसी तकनीक से पूरे के पूरे जंगलों का विश्लेषण कर सकते हैं। वे पेड़ों की अलग अलग प्रजातियों में भी फर्क कर सकते हैं। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि वो पेड़ों की प्रजातियों में फर्क कर सकते हैं अंतरिक्ष से? हाँ, और ये किसी जंगल के बायोमास की गणना करने में पहला कदम है। बायोमास मतलब हम अंतरिक्ष से पेड़ों का वजन कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से यही मतलब है। ये जानने के लिए कि वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद के लिए कितना कार्बन जमा कर रहे हैं। वाह, ठीक है। तो पौधों की सेहत हम उनके रंग से पहचान सकते हैं, लेकिन पानी तो हमेशा बदलता रहता है, खासकर बाढ़ जैसी आपदा के समय उसे ट्रैक करना तो और भी मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन पानी का भी अपना सिग्नेचर है। पानी नियर इंफ्रारेड प्रकाश को लगभग पूरी तरह सोख लेता है। अच्छा। इसी गुण का इस्तेमाल करके नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वाटर इंडेक्स या NDWI काम करता है। ये पानी और सूखी जमीन में साफ फर्क बताता है। लेकिन शहरों में तो इमारतों की परछाई भी होती है, उससे कंफ्यूजन नहीं होता? होता है। इसीलिए इसका एक एडवांस्ड वर्जन है MNDWI। वो पानी और ऊंची इमारतों की परछाई के बीच बेहतर अंतर कर सकता है। ये तो ठीक है। पर असली चुनौती तो तब आती होगी जब बादल छाए हों या रात हो, मतलब तूफान के दौरान जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब तो ये ऑप्टिकल कैमरे बेकार हो जाते होंगे। सही सवाल। और यहीं पर एक दूसरी शानदार तकनीक काम आती है, सिंथेटिक एपर्चर रडार या सार। सार? हाँ, सार ऑप्टिकल कैमरा नहीं है। ये अपनी रेडियो तरंगे भेजता है और उनके वापस लौटने का इंतजार करता है। ओके। तो इसकी नजर में शांत पानी एक आईने की तरह काम करता है। वो सिग्नल को दूर फेंक देता है, इसलिए वो बिल्कुल काला दिखाई देता है। और जमीन? जमीन और इमारतें तरंगों को बिखेरती हैं, इसलिए वे चमकीली दिखती हैं। इस तरह चक्रवात के बीच में भी भाड़ का सटीक नक्शा बनाया जा सकता है। मतलब दिन हो या रात, बादल हो या साफ आसमान, सार काम करता रहेगा। ये तो आपदा प्रबंधन के लिए गेम चेंजर है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं,
हम पानी की क्वालिटी का भी कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं। कीचड़ वाला पानी या शैवाल से भरा पानी प्रकाश को अलग तरह से रिफ्लेक्ट करता है, तो इससे प्रदूषण को ट्रैक करने में मदद मिलती होगी। हाँ, प्रदूषण के स्रोत या हानिकारक शैवाल के फैलाव को। ठीक है, ये सब तो सतह की बात हुई, लेकिन असली खजाना तो अक्सर जमीन के नीचे होता है। खनिज, तेल, पानी। क्या सैटेलाइट चट्टानों के आर पार देख सकते हैं? नहीं, सीधे तौर पर नहीं। यहाँ हम जासूसों की तरह काम करते हैं। हम भूमिगत चीजों को नहीं, बल्कि सतह पर मौजूद उनके सुरागों को ढूंढते हैं। सुराग जैसे? जैसे खनिज, तांबा, सोना, लिथियम जैसे खनिज गहरे भूमिगत बनते हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक ताकतें लाखों सालों में उनके कुछ इंच सतह पर धकेल देती हैं। लेकिन ये अंश तो बहुत ही सूक्ष्म होंगे, उन्हें सैटेलाइट कैसे देख सकता है? इसके लिए हमारे पास एक सुपर सेंसर है, हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर। हाइपरस्पेक्ट्रल। हाँ, एक सामान्य कैमरा प्रकाश को 3 रंगों में देखता है, लाल, हरा, नीला। लेकिन एक हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर उसी प्रकाश को सैकड़ों संकीर्ण रंगों में तोड़ देता है। सैकड़ों रंगों में? जी। तो जहां एक सामान्य सैटेलाइट कहेगा यह एक हरा पेड़ है, वहीं हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर बता सकता है यह एक बरगद का पेड़ है, इसमें नाइट्रोजन की कमी है और इसके बगल की चट्टान चूना पत्थर है, ग्रेनाइट नहीं। ये तो अविश्वसनीय लगता है। तो ये मिट्टी में मौजूद खनिजों के उन सूक्ष्म निशानों को भी पकड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, और यही तकनीक तेल और गैस खोजने में भी मदद करती है। तेल और गैस अक्सर बहुत छोटी दरारों से ऊपर की ओर रिसते हैं, जिसे माइक्रो सीपेज कहते हैं। अच्छा। जब ये गैस सतह पर पहुंचती है तो ये मिट्टी के रसायन को बदल देती है, जिससे पौधों पर तनाव पड़ता है और उनकी पत्तियां थोड़ी पीली पड़ सकती हैं। सैटेलाइट इन सूक्ष्म परिवर्तनों को पकड़ सकते हैं। और अगर कोई रिसाव ना हो रहा हो तब भूविज्ञानी तेल के बजाय उस कंटेनर की तलाश करते हैं जिसमें तेल फंसा हो सकता है, जैसे एंटीक्लाइन, गुंबद के आकार की चट्टानी संरचनाएं। नासा के लैंडसैट जैसे सैटेलाइट सतह पर इन संरचनाओं की तस्वीरें लेते हैं। कमाल है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी भूजल में है। उसे कैसे ढूंढते हैं? उसके लिए जो तकनीक इस्तेमाल हुई वो शायद इन सब में सबसे हैरान करने वाली है। 2002 से 2017 तक नासा का एक मिशन था, GRACE। GRACE? हाँ, इसमें 2 सैटेलाइट थे जो पृथ्वी के चारों ओर एक दूसरे का पीछा करते थे। एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि हम अंतरिक्ष से बिना जमीन को खोदे ये बता सकते हैं कि जमीन के नीचे कितना पानी है? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हम सचमुच पानी का वजन कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से। जब पहला सैटेलाइट एक बड़े भूमिगत जल भंडार के ऊपर से उड़ता, तो उस पानी के अतिरिक्त द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर थोड़ा ज्यादा खींचता। अच्छा। इससे वो थोड़ा तेज हो जाता और दोनों सैटेलाइट के बीच की दूरी में मिलीमीटर का फर्क आ जाता। सिर्फ मिलीमीटर का? हाँ, और इस दूरी को लेजर से इतनी सटीकता से मापा जाता था कि वैज्ञानिक बता सकते थे कि नीचे कितना पानी मौजूद है। अविश्वसनीय। इसका कोई वास्तविक दुनिया का उदाहरण है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। 2009 में नेचर पत्रिका में एक प्रसिद्ध अध्ययन छपा था। उसने इसी GRAC डेटा का उपयोग करके दिखाया कि उत्तर भारत में भूजल स्तर खतरनाक दरों से गिर रहा था, क्योंकि फसलों की सिंचाई के लिए उसे बहुत तेजी से निकाला जा रहा था। यह हमारे लिए एक चेतावनी प्रणाली है। तो रिमोट सेंसिंग में हम बड़ी-बड़ी चीजों को अविश्वसनीय सटीकता से माप रहे हैं, लेकिन विज्ञान में सटीकता की यह खोज सिर्फ बड़े पैमाने पर ही नहीं, बल्कि सबसे छोटे पैमाने पर भी चल रही है। बिल्कुल। चलिए, अब अपनी चर्चा को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले चलते हैं, एक ग्रह से एक अणु की ओर। और हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे सरल अणु की, हाइड्रोजन H2। 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। वैज्ञानिक 1 सदी से भी ज्यादा समय से इसका अध्ययन कर रहे हैं। क्यों? मतलब हाइड्रोजन में ऐसा क्या खास है? खास ये है कि ये इतना सरल है कि सैद्धांतिक भौतिकी मतलब थ्योरेटिकल फिजिक्स को इसके व्यवहार की एकदम सटीक भविष्यवाणी करनी चाहिए। तो ये एक तरह से भौतिकी के नियमों के लिए एक परीक्षा है। सही कहा। एक परीक्षा सिद्धांत कहता है कि ऐसा होना चाहिए और प्रयोग बताता है कि असल में क्या हो रहा है। सवाल ये है, क्या दोनों के जवाब मेल खाते हैं और क्या वे खाते हैं? यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। गणना को मुश्किल बनाने वाली 4 बड़ी चुनौतियां हैं। 4 चुनौतियां? हाँ, पहली, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं। दूसरी, नाभिक यानी प्रोटॉन स्थिर नहीं रहते, वे भी घूमते फिरते हैं। ठीक है। तीसरी, इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से चलते हैं कि आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी का असर भी दिखने लगता है। अच्छा,
रिलेटिविटी का भी असर। हाँ, एक अणु में। हाँ, छोटा लेकिन मापने योग्य असर। और चौथी, सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या QED के प्रभाव। QED, ये तो बहुत एडवांस फिजिक्स है। हाँ, ये प्रभाव बहुत छोटे होते हैं, लेकिन पिछले 1 दशक में प्रयोग इतने सटीक हो गए हैं कि हम इन छोटे प्रभावों को भी माप सकते हैं। मतलब हमारे मापने के उपकरण इतने बेहतर हो गए कि उन्होंने हमारे पुराने सिद्धांतों को ही गलत साबित करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा ही हुआ। पहले सिद्धांत और प्रयोग में लगभग 10 मेगाहर्ट्ज का अंतर होता था, जो ठीक माना जाता था। लेकिन अब नए माप 10 किलोहर्ट्ज तक की सटीकता तक पहुंच गए हैं। 1000 गुना बेहतर। हाँ, और जब माप इतने अच्छे हो गए तो अचानक पता चला कि सैद्धांतिक भविष्यवाणियां कई मेगाहर्ट्ज से गलत थीं। ये एक बड़ी समस्या थी। तो गड़बड़ कहाँ थी? क्या भौतिकी के नियम गलत थे? मुख्य शक रिकॉइल प्रभाव पर गया। इसे ऐसे समझें जैसे कोई भारी इंसान किसी हल्की नाव से किनारे पर कूदता है। जब वो कूदता है तो नाव भी पीछे की तरफ थोड़ा धक्का खाती है, यानी रिकॉइल करती है। ओके। यहाँ इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं और प्रोटॉन वाली नाव पीछे की तरफ रिकॉइल कर रही है। पुरानी गणनाओं में इस छोटे से प्रभाव को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया था। तो इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? ईमन की शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने एक बहुत ही आम शॉर्टकट को छोड़ दिया, जिसे बॉर्न-ओपेनहाइमर सन्निकटन कहते हैं। बॉर्न-ओपेनहाइमर सन्निकटन, ये क्या है? यह एक धारणा है कि नाभिक इलेक्ट्रॉनों की तुलना में इतने भारी होते हैं कि उन्हें लगभग स्थिर माना जा सकता है। इससे गणना बहुत सरल हो जाती है। एक तरह का जुगाड़। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इस नई टीम ने कहा, नहीं, हम कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे। उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों और 2 प्रोटॉनों को एक साथ एक ही सिस्टम के रूप में मानते हुए क्वांटम मैकेनिक्स के मूल श्रोडिंगर समीकरण को हल किया। ये सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन कंप्यूटिंग के लिहाज से बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि 4 कणों की एक साथ प्रणाली के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करना अत्यंत कठिन है। पूरे सिस्टम का एक सिंगल वेव फंक्शन होता है। और अंत में परिणाम क्या थे? क्या वे इस पहेली को सुलझा पाए? जर्नल ऑफ केमिकल थियरी एंड कंप्यूटेशन में प्रकाशित उनके निष्कर्ष अद्भुत थे। उनकी नई, ज्यादा सटीक गणना लगभग पूरी तरह से हाल के 9 प्रयोगात्मक मापों से सहमत थी। वाह! तो उन्होंने सिद्धांत और प्रयोग के बीच की खाई को पाट दिया? हाँ, उन्होंने H2 अणु को 2 अलग-अलग हाइड्रोजन परमाणुओं में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की भी भविष्यवाणी की, और उनकी भविष्यवाणी और प्रयोग लगभग पूरी तरह से मेल खाते थे। तो इसका बड़ा महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत बड़ा है। अब भविष्य में अगर सिद्धांत और प्रयोग के बीच कोई भी विसंगति दिखती है, तो हम उसे गणना की गलती नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे? हम उसे एक अज्ञात बल या नई भौतिकी का संभावित संकेत मानेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो इस नए काम की बदौलत हाइड्रोजन अणु अब एक अंतिम परीक्षा बन गया है, जिसे हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को पास करना ही होगा। तो आज हमने अदृश्य को देखने की वो अद्भुत कहानियां देखी। एक तरफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक जो हमें अपने ग्रह के स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद कर रही है, और दूसरी ओर हाइड्रोजन अणु का अध्ययन जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे और सबसे सूक्ष्म नियमों की सटीकता को परखने में सक्षम बना रहा है। ये दोनों ही क्षेत्र दिखाते हैं कि कैसे विज्ञान हमें बड़ी चुनौतियों का समाधान देने के साथ साथ हमारे अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवालों के जवाब देने में भी मदद करता है। और ये विषय UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल, जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी की व्यवहारिक समझ पर जोर दिया जाता है। तो अगर आज की चर्चा ने आपकी जिज्ञासा को जगाया है, तो कृपया इस विश्लेषण को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई प्रश्न है या आप किसी अन्य विषय पर ऐसी ही गहन चर्चा चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अब आज के लिए एक अंतिम विचार। जिस तरह हम अंतरिक्ष से पृथ्वी के भीतर छिपे पैटर्न देख सकते हैं और एक अणु के भीतर भौतिकी के नियम, उसी तरह क्या हमारे अपने समाज और अर्थव्यवस्थाओं में भी ऐसे अदृश्य पैटर्न मौजूद हैं जिन्हें सही डेटा और सही तकनीक से उजागर किया जा सकता है? इस पर विचार कीजिएगा।